अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिमिनोलॉजिकल थीरीज़ होती क्या हैं, और फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सीएसएस के आउटलाइन के हिसाब से है वो है बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम। तो बायोलॉजिकल थीरीज़ ऑफ क्राइम जो बेसिकली हैं ये वो थीरीज़ हैं जिनको बायोलॉजिकली ऑब्ज़र्व किया डिफरेंट प्रोपोनेंट्स ने, जिन लोगों ने थीरीज़ पेश की क्राइम को लेके। तो थीरीज़ को जब भी आप पढ़ने बैठे ना, सबसे पहले एक चीज़ को अपने माइंड में रखें कि बेसिकली थीरी का पर्पस क्या होता है। अगर आपको थीरी का पर्पस समझ आ जाएगा तो फिर आपको आगे थीरी समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूँगा और इसमें आपको समझा दूँगा। बेसिकली देखें, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। हमने इंटरवेंशंस पढ़नी है कि क्या क्राइम है, क्या बेसिकली, ठीक हो गया। इस एक चीज़ को हमने समझना है और फिर उसके बाद हमने समझना है कि क्राइम कॉजेशन क्या है, मतलब क्राइम बेसिकली होता किस वजह से है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अगली चीज़ पढ़ते हैं रिस्पांस टू क्राइम। ये टोटल क्रिमिनोलॉजी इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती होती है। ये कॉन्सेप्ट आपके होपफुली माइंड में बैठ गया होगा। अब अगली चीज़ हम लोग जो आप थीरीज़ जो पढ़नी है हमने, तो थीरीज़ क्या करती हैं? थीरीज़ का काम सिर्फ ये है कि क्राइम कॉज क्यों होता है, उसका कॉजेशन क्या है, सोसाइटी के अंदर क्राइम होने की वजूहात हैं क्या। थीरीज़ इन चीज़ों के ऊपर दी गई हैं, ठीक है। जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को अपने माइंड में रख के, कॉजेशन ऑफ क्राइम को माइंड में रख के थीरीज़ दी, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सोसाइटी को माइंड में रख के थीरीज़ दी कि यार सोसाइटी किस तरीके से किसी शख्स को क्रिमिनल बनाती है, ठीक हो गया। साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजिकल थीरीज़ दी कि यार इंसान की साइकोलॉजी जो है वो किस तरह इंसान के ऊपर डोमिनेट होती है, उसे क्राइम की तरफ पुश करती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से बायोलॉजिकल थीरीज़ जो हैं, इसके अंदर जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इंसान की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं या उसकी जीन्स हैं या उसका इनहेरिटेंस है उसकी, वो किस तरीके से, या उसका बॉडी का पोस्चर जो है, या उसका डीएनए है जो, ये सब चीज़ें उसके अंदर क्राइम कैसे, मतलब उनकी वजह से क्राइम इंसान कैसे करता है, ठीक हो गया। तो जब भी आपके सामने बायोलॉजिकल थीरीज़ का नाम आए तो आप इस बात को समझ जाएं कि बायोलॉजिकल थीरीज़ डिस्कस करेंगी इंसान की बायोलॉजी को, उसकी फ़िज़िक को, उसकी जीन्स को, उसकी इनहेरिटेंस को। होपफुली आपको बायोलॉजिकल थीरीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको इन डिटेल आगे जाके पढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि क्राइम कैसे होता है और कौन क्यों, मतलब लोग क्राइम क्यों कमिट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बेसिकली आपका ये टॉपिक है बायोलॉजिकल थीरीज ऑफ क्राइम, इसके अंदर बताया गया है कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को भी आपने डिस्कस करना है। तो बायोलॉजिकल थीरीज़ और साइकोलॉजिकल थीरीज़ जो इमर्ज हुई वो हुई थी इटालियन स्कूल ऑफ थॉट से, जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट और इटालियन स्कूल ऑफ थॉट दोनों सेम हैं, ठीक हो गया जी। इसका जो बानी था वो था सीज़र लोम्ब्रोसो। 1835 से लेके 1909 तक इसका दौर रहा। ये एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट था और ये फाउंडर था पॉजिटिव स्कूल का, ठीक है। पॉजिटिव स्कूल के फाउंडर का नाम आपको याद रहना चाहिए, सीज़र लोम्ब्रोसो। उसके बाद ये जो शख्स था ये डॉक्टर था और फिर बाद में ये साइकेट्रिस्ट भी बना। साइकेट्रिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने नॉर्मल टर्म्स के अंदर जिन्होंने MBBS किया होता है, मेडिकल में डिग्री ली होती है, और उसके बाद वो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट। तो फिर वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, यानी कि वो इंसान का ट्रीटमेंट करते वक्त मेडिसिन भी दे सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान, ये अथॉराइज्ड होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, ये एक आर्म फोर्सेस में जॉब करता था और वहाँ पे सोल्जर्स के ऊपर सोल्जर्स को डील करता था। आर्म फोर्सेस के अंदर जो डॉक्टर है वो ज़ाहिर है आर्मी के जो लोग हैं उनको डील करेगा। तो ये क्या करता था कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहता था। जिसने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसने 383 स्कल्स को स्टडी किया, उनके ऊपर रिसर्च की अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, और उसने 5907 जो है बॉडी पार्ट्स को भी इसने ऑब्ज़र्व किया। तो इसने उसके बाद एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था क्रिमिनल मैन।
ठीक हो गया। ये इसकी बुक थी पहली, जहाँ से इसको शोहरत मिली, और फिर उसके बाद इसने इंसानों को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, जो कि थी बॉर्न क्रिमिनल्स, इंसान क्रिमिनल्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स और हैबिचुअल क्रिमिनल्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन अभी हम इसके अंदर पॉजिटिव स्कूल की अपना बायोलॉजिकल थ्योरी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है वो एकेडमी है क्रिमिनोलॉजी की, ठीक है, जहाँ पे क्रिमिनोलॉजी को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वहीं से ही ये सारी थीरीज़ निकली, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव थी किसकी? सोशल थीरीज़ की। जो सोशोलॉजिकल थीरीज़ थी उनकी ये अल्टरनेटिव थी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको ये रिटन फॉर्म में भी दे दिया ताकि आप इसको जब आगे पढ़ें और तो अपने नोट्स बनाना चाहें तो अपने नोट्स भी बना लें। तो आगे चलते हैं। पॉजिटिव स्कूल के अंदर जो बायोलॉजिकल थीरीज़ हैं इनको लेके आगे चलते हैं। क्या था जी ये थ्योरी है क्या? बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी है क्या? सबसे पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि क्रिमिनल्स इस थ्योरी के मुताबिक, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के मुताबिक, क्रिमिनल्स आर बॉर्न। तो ये कि क्रिमिनल जो होता है वो पैदाइशी तौर पे ही क्रिमिनल होता है। ठीक हो गया जी। ये थ्योरीज़ ये समझाती हैं कि एक जो शख्स पैदा हुआ है वहीं से पता चल जाता है ये क्रिमिनल है या नॉन क्रिमिनल है, और इनके अंदर ख़ास वाज़ेह फ़र्क होता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से इस चीज़ को मतलब साबित भी किया था अपने दौर में। बाद में लोगों ने इसके कॉन्फ्लिक्शन भी किया, लेकिन उस वक़्त ये बड़ी मशहूर थी और आज तक इस पे काम होता है। और जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इन चीज़ों को माइंड में रख के आज भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं क्रिमिनल्स की। तो सीज़र लैम्ब्रोसो ने क्या किया? उसने कहा कि बायोलॉजिकल थ्योरीज आर बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्राइम एज्यूम दैट सम पीपल आर बॉर्न क्रिमिनल्स। उसने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिमिनल ही पैदा होते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं नॉन क्रिमिनल्स से, ठीक है। तो उनके कुछ ट्रेट्स हैं। तो हमारी जो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं वो 3 टाइप की हैं और वो 3 चीज़ों को डिस्कस करती हैं। जब भी बायोलॉजिकल थ्योरीज़ आपके सामने आएंगी तो ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है? दोज दैट अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम सर्टेन इनेट, ठीक है, कि उसी की क्वालिटी है उसके ऊपर वो देखेंगे कि कुछ थ्योरीज़ इस चीज़ को डिस्कस कर रही होंगी। सही है कि भाई ये जो शख्स है ये क्रिमिनल बॉर्न ही क्रिमिनल है, और लोग जो मतलब वो थ्योरीज़ बताती रहेंगी आपको कि जितने भी लोग हैं जो क्राइम करते हैं वो बेसिकली पैदाइशी तौर पे ही क्रिमिनल्स होते हैं। आउटवर्ड फिजिकल ट्रेट्स होते हैं उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनकी आउटवर्ड होती हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ वो ये बताएंगी, दूसरी थ्योरीज़ के अंदर जो दूसरा मैटर ऑफ डिस्कशन है बायोलॉजिकल थ्योरीज़ का, आपको उनकी पहचान करनी आ जाएगी इस तरीके से। इन 3 चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो कि यार ये थ्योरी जो है ये बायोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक हो गया कि दोज दैट अटेम्प्ट टू ट्रेस द सोर्स ऑफ डिफरेंसेस टू जेनेटिक और हेरिडिटी। तो उन थ्योरी ये जो दूसरी टाइप की थ्योरीज़ हैं इसके अंदर जीन्स का जिक्र होगा, इनहेरिटेंस का जिक्र होगा। तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वाली जो थ्योरी है ये कौन सी थ्योरी है? ये बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनलिटी है। ठीक हो गया। तीसरी है कि दोज अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और केमिकल डिफरेंसेस इन द ब्रेन और बॉडी। जहाँ पे ब्रेन को डिस्कस किया जा रहा होगा जिन थ्योरीज़ में, उनको भी आप समझ जाएंगे कि ये थ्योरीज़ जो हैं ये बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं क्रिमिनलिटी की। ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं इनकी, और डिफरेंट बायोलॉजिकल जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे इसके बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले या पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले, वो इस किस्म की थ्योरीज़ देते हैं। तो जब भी इस किस्म की इन तीनों में से किसी भी चीज़ की डिस्कशन आपके सामने आएगी तो आप समझ जाएंगे कि ये बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट की थ्योरी है। तो अब हम इसको इन डिटेल आगे चल के देखते हैं। पॉजिटिव स्कूल ने क्या किया है? उसने ह्यूमन बिहेवियर को डिटरमाइन किया है, फ्री विल को माइंड में रखते हुए नहीं किया, क्योंकि जो पिछली थीरीज़ थी क्लासिकल स्कूल और नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की, उसके अंदर फ्री विल का डिस्कशन थी कि अपना जो भी लोग क्राइम करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपने फ़ायदे और नुकसान को देख के करते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो अपनी फ्री विल से नहीं कर रहा होता क्राइम को, वो पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल है, उसने क्राइम करना ही करना है। ठीक है, तो वो बाय बर्थ ही क्रिमिनल है। तो और उसने ये भी बताया कि उन जो क्रिमिनल्स हैं वो पैदाइशी तौर पे ही डिफरेंट होते हैं नॉन क्रिमिनल्स से।
तो इन चीज़ों को उन्होंने इस पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिस्कस किया। आगे चलते हैं कि बायोलॉजिकल थ्योरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसके अंदर बेसिस अजम्पशंस हैं बेसिकली। तो अजम्पशंस इसकी क्या हैं, वो ये हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड। उन्होंने कहा जी जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम लोग उसकी जीन्स के साथ को सामने रख के ही डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मे बी पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो दूसरी चीज़ जो बताई उन्होंने बायोलॉजिकल थीरीज़ के अंदर, वो क्या बताई, वो ये बताई कि आपकी जो क्रिमिनलिटी है ये नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती रहती है। और फिर कहा कि सम बिहेवियर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और कुछ लोगों का बिहेवियर उस वक़्त चेंज होता है जिस टाइम पे वो बलूगत की उम्र में जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो हार्मोनिक चेंज आता है उसकी वजह से भी क्राइम होता है, मतलब बंदा क्रिमिनल बन जाता होता है। तो वो भी बायोलॉजिकल ही थॉट है। तो ये 3 चीज़ें माइंड में रखेंगे आपके, इनकी एजम्पशन, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ की एजम्पशंस क्या हैं। जब भी आप CSS के अंदर बायोलॉजिकल थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे तो ये मेन चीज़ें हैं। अगर आप शुरू में इन चीज़ों को लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके जो टीचर लेक्चरर हैं जो इसको देख रहे हैं आपके पेपर को, तो उनको अंडरस्टैंडिंग उसी टाइम पे आ जाएगी कि यार ये शख्स इस बात को समझता है कि बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं क्या। फिर बाद में इन डिटेल आपको बताते हैं, आपको नोट्स, ये जितनी भी वीडियो के अंदर मैं जितनी स्लाइड्स बनाई होती हैं, आपका पेपर ही बेसिकली सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर आप इसको सही से समझने की कोशिश करें तो आप मुझे नोट्स भी ले सकते हैं इसके। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ क्या हैं? द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम द ऑफेंस टू द ऑफेंडर। तो क्या था कि इससे पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जितनी भी डिस्कशन थी वो ऑफेंस के हवाले से थी, ऑफेंडर को किसी ने भी नोटिस नहीं किया हुआ था। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ में क्या हुआ कि ऑफेंडर को नोटिस किया गया, ठीक है। और तो ऑफेंडर कौन था? क्रिमिनल था। क्रिमिनल कौन था? एक ह्यूमन बीइंग था। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्वालिटी थी कि वो उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उस शख्स की, उस क्रिमिनल की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रख के ये डिटरमाइन किया गया कि इंसान क्राइम क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि वो क्राइम कर रहा है, ठीक है। द टर्मिनोलॉजी बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम रेफर्स टू द थ्योरीज दैट प्रोवाइड अ फिजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफेंडर्स एक्शंस। तो मतलब कि वो जो ऑफेंडर है उसकी जो फिज़िकल एक्सप्लेनेशन है कि मतलब वो किस किस्म का है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके कान कैसे हैं, आप इन चीज़ों को देख के या आप बता सकते हैं कि ये शख्स क्रिमिनल है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ये करता होगा या आगे जाके करेगा। और ये जो ट्रेड्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये गलत हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं काफ़ी हद तक। और इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इंटरोगेशंस जब कर रहे होते हैं या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा थानों में इधर उधर तस्वीरें भी लगी होती हैं क्रिमिनल्स की, तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी जो बॉडी पोस्चर्स हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उनके फेस रीडिंग्स भी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक हो गया। तो इन थ्योरीज़ के अंदर उन्होंने बताया कि जो थ्योरीज़ दी वो बॉडी टाइप थ्योरीज़ थी, जो बॉडीज़ को रिलेटेड लेके दी गई हैं। जैसे पोस्टुलेटेड, ये जो बॉडी टाइप थ्योरीज पोस्टुलेटेड दैट देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परामेंट ऑफ द माइंड, ठीक है। तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने रिसर्च की तो बॉडी टाइप्स को लेके, तो उन्हें पता चला कि ख़ास टाइप की जो बॉडी टाइप्स हैं उनके जो माइंड का टेम्परामेंट है वो दूसरे टाइप के लोगों से डिफरेंट होता है। इन चीज़ों को माइंड में रखा। फिर सीजर लैम्ब्रोसोस की थ्योरी आई एक्टिविज़म की, तो उसमें उसने क्या कहा कि दोज हु ब्रोक द लॉ वर लाइकली टू हैव सर्टन फिज़िकल फीचर्स। तो मतलब कि जितने भी उसने क्रिमिनल्स को स्टडी किया जिन्होंने लॉ को ब्रेक किया था, उनको जब उसने स्टडी किया तो उसने कहा कि भाई मैंने जितने भी लोगों को स्टडी किया है तो उनके जो फिज़िकल फीचर्स थे ना वो नॉन क्रिमिनल्स से बहुत डिफरेंट थे, ठीक हो गया जी। और उसने इसको प्रूव भी किया। फिर उसके बाद विलियम शेल्डन जो था उसने भी एक फ़िज़िकल एंड मेंटल टाइपोलॉजी बताई, जिसके अंदर उसने कहा, जो कि बेस करती थी फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, कि जो बॉडी के जो फिज़िक्स हैं उनको सामने रखते हुए उसने बताया कि
इंसान के ना इस जो फ़िज़ीक है इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फ़िज़ीक है ना किसी में 3 टाइप के लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंडोमॉर्फिक होते हैं, मेसोमॉर्फिक होते हैं और एक्टोमॉर्फिक होते हैं। इस किस्म की क्लासिफिकेशन की उसने, और फिर इसमें उसने कहा कि कौन से वाले जो हैं उनका एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होता है, क्रिमिनल होता है या नॉन क्रिमिनल होता है। तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। उसके अंदर उन्होंने मज़ीद बताया कि सर्टेन ट्रेट्स अपीयर टू बी ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जेनेटिक मेकअप रादर दैन सोशल लर्निंग। तो उसने कहा कि अगर बच्चों को आप देखें कि मतलब वो क्राइम कर रहे हैं, तो सोशोलॉजिकल थीरीज़ तो ये कहती हैं ना कि भाई सोशल लर्निंग से बंदा क्रिमिनल बनता है। तो ऐसा नहीं है। क्रिमिनलिटी जो है ना वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। ठीक हो गया, ये बायोलॉजिकल थीरीज़ कहती हैं। तो अर्ली अटैम्प्ट टू लिंक हेरिडिटी, ये पहली अटैम्प्ट थी जो कि जिसने लिंक किया हेरिडिटी और जेनेटिक्स को क्राइम के साथ। ठीक हो गया, अर्ली अटैम्प्ट्स टू लिंक हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स टू क्राइम रिलाइड ऑन द यूज़ ऑफ फैमिली ट्रीज़। तो उन्होंने फैमिली ट्रीज़ के अंदर उन्होंने देखा कि यार ज़रूरी नहीं है कि बाप क्रिमिनल है, लेकिन इनकी नस्ल के अंदर ना पीछे जब हम इसकी फैमिली ट्री को पढ़ते हैं तो एक ना एक शख्स क्रिमिनल रहा होता है। ठीक है, तो वो जेनेटिकली उसके अंदर वो ट्रांसफ़र होता है क्रोमोसोम, और वो फिर वो जीन्स, और जिसकी वजह से वो शख्स भी क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, तो ये उसने स्टडी की थी और उसमें देखा था। रिसर्चर्स नाउ स्टडी हेरिडिटी बाय कंसिडरिंग ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रंस। तो ट्विन्स क्या होते हैं? अच्छा, आपको बड़े मज़े की बात इसमें बता देता हूँ कि डीएनए के ना 23 पेयर्स होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर। तो ये किसी दूसरे शख्स के साथ ये मैच नहीं करते, लेकिन जो ट्विन्स होते हैं ना उनका आपस में मैच कर जाता है। जब वो ये स्टडी कर रहे थे तो डीएनए के ऊपर तो उन्हें ये पता चला कि जो है अपना जो ट्विन्स हैं वो दोनों के दोनों में अगर क्रिमिनलिटी आ गई है जेनेटिकली, तो वो उनको आप किसी भी मुल्क में अलग-अलग रख लो, मतलब लाइक एक को आप पाकिस्तान में रख लो, एक को अमेरिका में रख लो, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे क्रिमिनलिटी दिखा रहे होंगे, उनके अंदर क्रिमिनल्स वाली क्वालिटीज़ होंगी और वो क्राइम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बताई, और फिर इससे ही ये भी हुआ कि पता चलता रहा कि अगर किसी बंदे ने किसी अडॉप्टेड चिल्ड्रन को रखा हुआ है तो जेनेटिकली वो इस चीज़ का पता कर सकते हैं डीएनए के थ्रू कि भाई ये बच्चा इसका अपना है या किसी और का है। ठीक है, तो रिसर्चर्स आल्सो कंसीडर हार्मोन्स इन द सर्च फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज़। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जेनेटिकली भी इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। वो एक थ्योरी है इसके अंदर जो हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। वो क्या है, XX YY क्रोमोसोम जो होते हैं उसके ऊपर बनी हुई है कि एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम, यानी कि XYY क्रोमोसोम जो कि मेल्स के अंदर होता है और उन्हें सुपर मेल्स कहते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं, तो ये उसको डिस्कस कर रही है ये लाइन। ठीक है, इन मेल्स द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हैज़ बीन लिंक्ड टू द इंक्रीज इन एग्रेशन। ठीक हो गया जी। तो अब हम असल बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको पिछली उसकी जो मैंने बेस बना के दी है उसके ऊपर आप इनको समझ पाएंगे। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ जो मेनली इसमें जिन थ्योरीज़ को डिस्कस किया जाता है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम के अंदर, वो हम पढ़ते हैं सीजर लम्ब्रोसो थ्योरी, वाई क्रोमोसोम थ्योरी और विलियम शेल्डन्स थ्योरी। इसका थोड़ा थोड़ा मैंने आपको पहले बता दिया है, अब इसको हम इन डिटेल में पढ़ते हैं। पहले सीजर लम्ब्रोसो को पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, और फिर वाई क्रोमोसोम थ्योरी को, और फिर विलियम शेल्डन की थ्योरी को हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, चलते हैं आगे। आपने ये मटेरियल अगर आपने इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसके अंदर से, ये आपके लिए रिटर्न मटेरियल पूरा हो जाएगा। तो ये 3 अजम्पशंस हैं, 3 थ्योरीज़ हैं। सीजर लम्ब्रोसो की क्रोमोसोम थ्योरी है, फिर विलियम शेल्डन्स की थ्योरी है। इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो सीजर लम्ब्रोसो मैंने पहले बताया 1835 से लेके 1909 तक ये रहा। पहले आप जब इसको लिखने शुरू करेंगे तो आप इन चीज़ों को जो आपके सामने हैं इनको आप लिख लेंगे, उसके अंदर आपके अच्छे से आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा आपके पेपर को चेक करने वाले के माइंड में। तो बाकी ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसकी असेमेट्री थी फेस और हेड
उसने कहा कि मंकी लाइक ईयर्स होते हैं क्रिमिनल्स के, लार्ज लिप्स होते हैं, ट्विस्टेड नोज़ होती है, एक्सेसिव चीक्स होते हैं, एक्सेसिव बोन चीक बोन्स जो होती हैं उसके बारे में उसने कहा कि एक्सेसिव होती हैं। तो उसके बाद आर्म्स उनके लंबे होते हैं, ठीक है, और उसके जो स्किन के ऊपर रिंकल्स होते हैं क्रिमिनल्स के, मैंने उनकी शेप्स भी आपके सामने रखी हुई हैं। और उसका उसने बताया कि वो भी बड़े होते हैं कंपैरेटिवली टू नॉन क्रिमिनल्स। ये उनकी अपनी एक रिसर्च थी, उसके ऊपर उन्हें बताया। फीमेल क्रिमिनल्स के अंदर भी इनमें से 3 ट्रेट्स हैं जो आपस में मिलते होते हैं। ये इन डिटेल है। इस सब की जो डिटेल है मैंने आपको लिख के दे दी है, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट था सीजर लैम्ब्रोसो, और उसने रिजेक्ट किया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को, और उसने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की जगह उसने एक नई थीरीज़ देना शुरू की पॉजिटिव स्कूल के अंदर, जिसके अंदर कहा जाता था कि क्रिमिनलिटी जो है वो इनहेरिटेड है। ठीक हो गया। तो लैम्ब्रोसी थ्योरी जो थी वो कहती थी कि बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन इज़ अ बॉर्न क्रिमिनल। ठीक है, तो बॉर्न क्रिमिनल्स वायलेट द लॉज, बॉर्न क्रिमिनल इज़ एन एक्टिविज़म। ठीक है, और फिर फिज़िकल मेकअप, मेंटल कैपेबिलिटीज़ एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ परमिटिव मैन, मतलब पुराने लोगों के साथ उनकी मिलती हैं। ठीक हो गया। ऑब्जर्व द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटालियन प्रिजनर्स एंड कंपेयर दैम टू इटालियन सोल्जर्स। क्या हुआ कि क्योंकि वो सीजर लैम्ब्रोसो जो था वो एक डॉक्टर भी था और साइकियाट्रिस्ट भी था। ठीक है, तो उसको एक्सेस हासिल थी अपने जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और साथ में ही जेल्स में जाके प्रिजनर्स के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर काम करने की एक्सेस हासिल थी। तो उसने क्या किया, उसने एक रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान उसे मालूम हुआ कि जो अब ज़ाहिर है प्रिजन के अंदर सारे क्रिमिनल्स हैं, उनके सारे बॉडी टाइप्स को, उनके शेप्स को, उनके फेसेस को, उनकी आइज़ को, उनके लिप्स को, उनके चीक बोन्स को, उनके आर्म्स को, उन सब को उसने कैलकुलेट किया, अपने पास डाटा कलेक्ट किया, और उसको फिर कंपेयर किया फ़ौजियों के साथ। आपने देखा होगा नॉर्मली आर्म फोर्सेस के लोग कंपैरेटिवली क्राइम कम करते हैं, तो फिर उसने इनके साथ जब क्रॉस मैच किया तो उसके अंदर जो रिसर्च निकली, उस रिसर्च के हिसाब से उसने फिर ये थीरी डेवलप की बॉर्न क्रिमिनल की, कि भाई उसके मुताबिक काफ़ी हद तक ये बात ठीक है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पैदाइशी तौर पे ही क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, तो ही कंक्लूडेड, उसके बाद उसने कंक्लूजन की कि दैट क्रिमिनल्स वर फिज़िकली डिफरेंट। आर्म फोर्सेस के जो लोग थे उनके साथ जब अपनी इस रिसर्च को क्रिमिनल्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद फिर जो दूसरी रिसर्च की सोल्जर्स के ऊपर, इन दोनों रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला उसके अंदर उसने कहा कि क्रिमिनल्स आर physically different. So Lombroso presented a long list of physical characteristics used to identify criminals. ठीक है, वो सैमेट्री दी उसने, एक पूरी डिटेल दी उसने कि क्या फेस और हेड कैसा होगा। ठीक है, मंकी लाइक ईयर्स होंगे, कान किस किस्म के होंगे, लिप्स किस किस्म के होंगे, नोज़ किस किस्म की होगी क्रिमिनल की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं इन डिटेल, तो फिर आप इसको पढ़ते चले जाएं तो समुंदर है। ठीक है, तो एक्सेसिव चीक बोन्स होंगी, लॉन्ग आर्म्स होंगे, एक्सेसिव स्किन रिंकल्स होंगे उनके। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सिर्फ आपके राइटिंग मटेरियल के लिए मैंने रखा है कि ताकि आप लोग जब आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा वोकैबुलरी ना ढूंढनी पड़े, और आप इसको फिर कर सकें और फिर आपको समझ भी आ सके। तो ये सारा इसके अंदर, ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा लम्ब्रोसोस की जो थीरीज़ थी उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई। तो आगे हम पढ़ते हैं विलियम शेल्डन ने जो थीरीज़ दी वो क्या थी। विलियम शेल्डन ने बेसिकली क्या किया, उसने सोमोटोटाइप थीरी दी। विलियम शेल्डन ने कौन सी थीरी दी, सोमोटोटाइप थीरीज़ के अंदर उसने क्या, वो थीरी किस चीज़ पे बेस करती थी कि उसने इंसानों को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। कौन सी, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। जब भी सोमोटोटाइप थ्योरी की बात आएगी, इसका वो किसने दी है, वो विलियम शेल्डन ने दी है, और क्रिमिनल बिहेवियर के ऊपर। और उसने कहा कि बॉडी टाइप्स जो है ना वो 3 टाइप की होती हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ठीक है, तो उसके अंदर फिर उसने इनको एंडोमॉर्फ्स के बारे में बताया कि वो फैट एंड सॉफ्ट होते हैं। एंडोमॉर्फ्स के बारे में क्या बताया कि वो फैट और सॉफ्ट होते हैं, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं। तो ये आपके सामने एंडोमॉर्फ की पिक्चर लगी हुई है, इस किस्म के होते हैं।
ठीक है। और फिर उसने कहा कि ये लोग ना बड़े सोशल होते हैं और रिलैक्स्ड माइंडेड के होते हैं, ये क्राइम नहीं करते नॉर्मली। फिर दूसरा उसने बताया कि जो एक्टोमॉर्फिक है ना, वो थिन एंड फ्रेजाइल होते हैं और ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। ठीक हो गया। ये अपनी जो फीलिंग्स हैं इनको किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते। और मेसोमॉर्फ्स के बारे में बताया कि ये मैस्कुलर होते हैं, हार्ड होते हैं और एग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो आप मेसोमॉर्फ्स को देख सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी आप आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर टाइप बॉडीज़ होती हैं, सिक्स पैक्स वगैरह होते हैं इनके, और जान शान अच्छी होती है, अपनी फिज़िक्स के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? मेसोमॉर्फिक। तो उसने कहा कि मेसोमॉर्फिक्स जो होते हैं ना, ये लाइकली टू कमिट क्राइम होते हैं। इनका मतलब ये लोग क्राइम कमिट कर सकते हैं। उसकी जो रिसर्च थी उसके हिसाब से उसने कहा कि ज़्यादातर जो लोग क्रिमिनल पाए गए वो इस किस्म के लोग पाए गए, मेसोमॉर्फिक टाइप। ठीक है, तो इसको मज़ीद और डिटेल किया है मैंने कि विलियम शेल्डन बिलीव्ड दैट पीपल कुड बी क्लासिफाइड इनटू 3 बॉडी टाइप्स which correspond with 3 different personality type. Endomorphic, fat and soft tend to be sociable and relaxed. ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। तो शेल्डन, ये टोटल विलियम शेल्डन की थीरी है जो आपको होपफुली समझ आ जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि एंडोमॉर्फ्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, टॉलरेट करते हैं चीज़ों को, लविंग होते हैं, कंफर्ट जोन में रहने वाले होते हैं, पीसफुल होते हैं। ठीक है, शेप कुछ इस किस्म की होती है उनकी। तो आप इनको देख के समझ सकते हैं कि एंडोमॉर्फ की पर्सनालिटी किस किस्म की होती है, मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस किस किस्म की होती है, मेसोमॉर्फ की किस तरह से होती है। ठीक है, और एक्टोमॉर्फ्स की किस तरीके से होती है। ठीक है, बाकी आपको मैं डिटेल यहाँ पे लिख दी हैं कि बॉडी टाइप्स क्रिमिनलिटी इज़ एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द ऑफेंडर्स बॉडी टाइप्स, जेनेटिक्स एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। विलियम शेल्डन 1898 से 1977 तक इसकी थीरीज चलती रहीं, या ये इसका दौर था ये। तो शेल्डन वॉज एन अमेरिकन psychologist who spent his life observing all the variety of human bodies as a child. He was an avid observer of animals and birds, and as he grew up, बचपन से शुरू हो गया था, तो इसकी जो हॉबी थी ये टर्न हो गई इनटू अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू ऑब्जर्व द ह्यूमन बॉडीज़। ठीक है, तो इसने इस तरीके से फिर इसने ह्यूमन बॉडी को एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक बॉडीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक हो गया, तो फिर उसने डिफ़ाइन किया कि जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं ये हार्ड गेनर होते हैं, डेलिकेट बिल्ट बॉडी होती है इनकी, फ्लैट चेस्ट होती है, फ्रेजाइल, लीन, लाइटली मस्कल्ड होते हैं, स्मॉल शोल्डर्ड होते हैं, और टेक्स लॉन्गर टू गेन मसल्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने उनके बारे में बताया भी है कि कौन कौन से एक्टोमॉर्फ्स मशहूर रहे हैं। इसी तरीके से फिर मेसोमॉर्फिक्स को बयान किया, फिर एंडोमॉर्फिक को भी, उनकी बॉडी शेप्स को डिस्कस किया इसने इसके अंदर। ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया है। आप CSS के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपके पास मटेरियल होना चाहिए। होपफुली आपको ये हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। अगली चीज़ हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ये आप देख लें इन नोट्स को, अगर आपको ये मैंने आपको सारे इन डिटेल बता दिए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप अपने पास राइट डाउन कर लें। आपका ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है अक्सर किसी भी क्रिमिनोलॉजिकल थीरी के ऊपर। तो ये एक थीरी जो है ये आपकी पूरा मैंने नोट्स बना दिए हैं इसके, और इंशाअल्लाह ये आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अंदर कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। तो चलते हैं जी वाई क्रोमोसोम थीरी के बारे में। आपने लोम्ब्रोसोस थीरी भी पढ़ ली, आपने विलियम शेल्डन की थ्योरी भी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं वाई क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक हो गया जी।
तो ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के हवाले से है ये थ्योरी। इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया, इसमें एक्सप्लेन बेसिकली ये किया गया है कि जब आप सब ने मोस्टली लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इंसान के अंदर ना डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स का एक 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इंसान में अवेलेबल होते हैं। उनको फिर आगे से क्लासीफाई किया जाता है एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स के अंदर। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, और जो मैन होते हैं उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसने ना इसके अंदर डिस्कस किया है मेल्स को। उसने कहा कि जब मेल्स अपनी बलूगत की उम्र में पहुंचते हैं तो होना तो यही चाहिए ना कि उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम हो, लेकिन कुछ मेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम डेवलप हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, वो एक्स वाई क्रोमोसोम, मतलब एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम उसके अंदर डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो जो लड़का है जो 17 इयर्स के बाद अभी मतलब मैच्योरिटी में एंटर हो रहा है, बलूगत की उम्र में आ रहा है, तो हार्मोनिक चेंज हो रहा है, उसके क्रोमोसोम का एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बिल्ट हो गया उसकी बॉडी के अंदर। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि वो जो लड़का है या वो मर्द है या मतलब वो जो मेल है वो उसको सुपर मेल कहा जाएगा, ठीक हो गया। और वो क्या करेगा, वो मोर एग्रेसिव होगा, टॉलर होगा, थिनर होगा, ठीक है, और उस होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ज़्यादा माइल होगा वो, ठीक है। उसका आईक्यू लेवल कंपैरेटिवली कम होगा और क्राइम करने की तरफ वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, ठीक हो गया। ये बेसिकली वाई क्रोमोसोम थ्योरी है जो कि सबसे पहले 1965 के अंदर पैट्रिशिया जैकब्स ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसको जैकब सिंड्रोम बोला जाता है। सुपर मेल्स के हवाले से ये रिसर्च थी उसकी, और इसको ये जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है इसको जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं इस डिसीज़ को, व्हाटसोएवर यू कैन से। जब हम क्राइम पढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी के अंदर, इसको जिस मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम मिल जाता है उसको हम कहते हैं कि ये सुपर मेल है। ये मोस्टली 17 ईयर्स की एज में आके डेवलप होता है इंसान के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये एग्रेसिव बिहेवियर बनता है, ठीक हो गया। और जिस शख्स में ये पाया जाता है वो उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो क्राइमिनल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर ले और वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। ये सारा आपको 3 थ्योरीज़ मैंने बता दी हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ की 3 एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं, और यही नॉर्मली मशहूर थ्योरीज़ हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के हवाले से। मज़ीद आपको कोई इंफॉर्मेशन इसके हवाले से अगर कुछ डिस्कस करना हो तो नंबर मेरे पास है आपका, और आपको अगर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस किसके रिगार्डिंग, क्राइम के रिगार्डिंग। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।